हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। सुपरपोजिशन का अर्थ होता है, इसका मीनिंग है इफेक्ट ऑफ टू और मोर बॉडीज ऑन ए बॉडी। इसको हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के इंक्लूड करेंगे। इससे जुड़ा हुआ कूलॉम्स लॉ है जो हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें ध्यान दिया जाए तो मान लेते हैं कि हम लोग एक चार्ज लिए Q1, यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है R। तो हम लोगों ने कहा कूलॉम्स के अनुसार कि फोर्स अप्लाइड बाई Q1 is equal to force applied by Q2 is a repulsive force। Q1 Q2 को रिपल्स करेगा और Q2 Q1 को। तो दोनों के बीच में जो फोर्स होगा, अगर उसको हम लोग क्या कहें F21, फोर्स अप्लाइड बाई Q1 ऑन Q2, तो इसको हम लोगों ने यह कहा कि हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब यह जो रूल है सिर्फ दो चार्जेस के लिए है। सुपरपोजिशन चार्ज यह कहता है कि अगर दो या दो से अधिक चार्ज हों और सभी मिलकर किसी एक चार्ज पर फोर्स लगाएं, तब क्या होगा। सपोज करें कि एक और चार्ज है यहाँ पर, यह Q3 है, यह भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है, यहाँ Q4 है, यह भी Q1 पर फोर्स लगा रहा है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा इधर की ओर होगा। अगर इसको हम लोग F24 कहें, इसको F23 कहेंगे, तो एक चार्ज है Q2 जिस पर Q1 ने भी फोर्स लगाया, Q4 ने भी फोर्स लगाया, Q3 ने भी फोर्स लगाया। तो अब जो नेट फोर्स या टोटल फोर्स होगा Q2 पर, जो नेट फोर्स या टोटल फोर्स होगा Q2 पर, वह कितना होगा, यही बताना सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो यह नियम कहता है कि किसी चार्ज पर अगर दो या दो से अधिक चार्ज फोर्स लगाएं, तो जो टोटल फोर्स होगा इन सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जैसे हम लोग यहाँ कहें कि F नेट टोटल फोर्स किस पर, तो Q2 पर, यह हो जाएगा कि Q1 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल प्लस Q3 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल प्लस Q4 द्वारा Q2 पर लगाया गया बल, और इस तरह से अगर आगे हो तो आगे। तो यह जो टोटल फोर्स होगा सभी फोर्सेस के वेक्टर सम के बराबर होगा। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल वेक्टर और स्केलर दोनों के लिए लागू होता है। हम लोग आगे पढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू होता है। इसमें हम लोग यह कहेंगे कि द नेट फोर्स on a charge due to a number of charges, the net force on a charge due to a number of charges is equal to the vector sum of the forces applied by other charges on the given charge। इसमें एक और चीज है कि मान लिया जाए कि यह Q2 नहीं है, Q3 नहीं है, सिर्फ Q4 और Q2 है और इनके बीच यह फोर्स लगा। तो अब अगर Q1 भी है और Q3 भी है, तो इनके कारण इस फोर्स का मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से Q1 ने जो फोर्स लगाया Q2 पर, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन Q4 या Q3 के कारण चेंज नहीं होगा। सब इंडिपेंडेंट है, अलग अलग फोर्स लगाएंगे और टोटल जो फोर्स निकालना होगा
तो सबको हम लोग जोड़ेंगे या वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लें, यह रूल कहता है कि द नीट फोर्स ऑन ए चार्ज ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्जेज is equal to the vector sum of all the forces applied by other charges taken one at a time। एक बार में एक ही लेने से Q1 Q2 लिए, Q3 Q2 लिए, Q4 Q2 लिए, इस तरह से magnitude of any individual force is not affected by the presence of other charge। कोई भी फोर्स लें, इसको ले लें या इसको ले लें या इसको ले लें, इसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन किसी अदर चार्ज या Q2 Q4 इसके कारण इफेक्टिव नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। तो यह सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसका हम लोग फिजिक्स में यूज करते हैं, थ्योरी में भी और न्यूमेरिकल्स में भी। तो इसके अनुसार यह है कि द नीट फोर्स ऑन ए चार्ज, the net force on a charge due to a number of other charges is equal to the vector sum of all forces due to other charges taken one at a time, एक बार में एक ही लें। The individual force between any two charges is not affected by presence of other charges। यह हम लोगों के सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट है एक तरह से। अब इसको डायग्राम के रूप में हम लोग समझ सकते हैं। मान लिया जाए कि यह कोई चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पर है, तीसरा चार्ज यहाँ पर है, एक चार्ज यहाँ पे है। इसको हम लोगों ने Q1 माना या Q2 या Q3 या ओरिजिन, या ओरिजिन हुआ, यहाँ पे चार्ज हुआ Q2, यहाँ चार्ज हो गया Q3, यहाँ चार्ज हो गया Q1। अब ओरिजिन से Q1 का जो पोजीशन वेक्टर है वह वेक्टर R1 है, Q2 का जो पोजीशन वेक्टर है वह वेक्टर R2 है, और Q3 का जो पोजीशन वेक्टर है वह वेक्टर R3 है। अब हम लोग Q1 का पोजीशन वेक्टर निकालेंगे Q2 के कंपेयर में। यह पोजीशन वेक्टर होगा तो R कैप किसका होगा, तो 1 का होगा, इसके कंपेयर में तो 2 के कंपेयर में। उसी तरह से अगर हम लोग
3 के कंपेयर में Q1 का पोजीशन वेक्टर निकाले हैं, तो पोजीशन वेक्टर हुआ तो आर कैप, बल्कि वेक्टर आर किसका पोजीशन वेक्टर, तो 1 का, किसके कंपेयर में, तो 3 के कंपेयर में। अब जैसा कि हम लोग समझ सकते हैं, Q2 Q1 पर फोर्स लगाएगा और इसका जो डायरेक्शन होगा वह इस डायरेक्शन में होगा, या फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1, या वेक्टर F12 का मतलब हुआ फोर्स अप्लाइड बाय Q2 ऑन Q1। उसी तरह से यह जो Q3 फोर्स लगाएगा Q1 पर, यह हो जाएगा वेक्टर F13, फोर्स लगा रहा है Q3 और फोर्स लग रहा है Q1 पर। अब अगर हम लोग दोनों का रिजल्टेंट लें, अगर इस दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट लें तो हम लोग इसको आगे बढ़ाएं, एक पैरेललोग्राम बना देते हैं, एक पैरेललोग्राम बनाए, और यह जो डायगोनल हुआ यह वेक्टर F हुआ नेट या टोटल। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है उसके अनुसार इस Q1 पर लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वह बराबर होगा Q2 द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स प्लस Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला फोर्स। हम लोग यह कहेंगे कि देयरफॉर F नेट टोटल फोर्स या नेट फोर्स ऑन Q1 इज इक्वल टू वेक्टर F12 Q2 द्वारा Q1 पर लगाया गया फोर्स प्लस वेक्टर F13। अब जैसा कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े भी थे, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, यह हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 इसका स्क्वायर इंटू R कैप 1, और उसी तरह से 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 स्क्वायर इंटू R कैप 13। यह वेक्टर F नेट फोर्स हुआ Q1 पर लगने वाला। अब अगर n चार्जेज होते तो यह जो इक्वेशन है n तक आगे बढ़ता, तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर n चार्जेज वेक्टर F नेट इज इक्वल टू वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F13 प्लस वेक्टर F14 और इसी तरह से वेक्टर F1n। अगर इस टर्म में लिखें तो 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा Q1 Q2 R12 स्क्वायर इंटू R कैप 12 प्लस Q1 Q3 R13 स्क्वायर इंटू R कैप 13, और इसी तरह से आगे बढ़ता Q1 Qn अपॉन R1n स्क्वायर इंटू R कैप 1n।
या सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। बहुत आसान टॉपिक है, इसको समझना आसान है, याद रखना आसान है। इसका हम लोग न्यूमेरिकल में यूज करते हैं। न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लो। मान लिया जाए कि यह कोई स्क्वायर है जिसका प्रत्येक साइड एल है और इसके डायगोनली Q1, Q2, Q3 और Q4 चार्ज रखे गए। तो इसमें जो न्यूमेरिकल आता है उसके अनुसार यह कहा जाता है कि अगर इस स्क्वायर के सेंटर में कोई चार्ज Q हो तो इस Q पर टोटल फोर्स कितना लगेगा। इसका यूज हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अनुसार करते हैं। पहले हम लोग क्या करते हैं, अगर मान लें कि यह A हुआ या B हुआ या C हुआ या D हुआ, इसको O मान लेते हैं, तो हम लोग पहले A से C निकालते हैं। जितना AC होगा उतना BD होगा। फिर AC को आधा करके AO निकालते हैं। जितना AO होगा उतना OC होगा और उतना ही OD होगा उतना ही OB होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि Q1 और Q के बीच लगने वाला फोर्स निकालते हैं। F Q Q1, या इस तरह से कह सकते हैं FOE। उसी तरह से Q3 द्वारा Q1 पर लगने वाला बल निकालते हैं FOC। उसी प्रकार से Q4 द्वारा Q पर लगने वाला फोर्स निकालेंगे FOD और यह फोर्स निकालेंगे FOB। जैसा कि देख सकते हो सभी पॉजिटिव फोर्स है तो रिपल्शन होगा। अगर इसमें एगो पॉजिटिव एगो निगेटिव हो तो यह अट्रैक्शन हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को अगर रिपल्शन हो रहा है तो घटाएंगे और एक फोर्स मिलेगा। फिर इस दोनों को अगर रिपल्शन हो रहा है तो इसको घटाएंगे, एक फोर्स मिलेगा, फिर दोनों को जोड़ेंगे। अगर FOA और FOC रिपल्सिव फोर्स हैं और मान लो कि उनको घटाने पर हमको F1 आया, उसी तरह से FOB और FOD रिपल्सिव फोर्स हैं, इसको घटाने पर F2 आया, तो टोटल फोर्स निकालने के लिए F नेट निकालने के लिए हम लोग इसको जोड़ेंगे। ध्यान यह देना है कि अगर Q1 और Q2 के बीच अट्रैक्शन है तो जोड़कर F1 निकलेगा, अगर रिपल्शन है तो घटाकर F1 निकलेगा। उसी तरह से Q2 और Q4 के बीच अगर अट्रैक्शन है तो जोड़कर F2 निकलेगा और अगर रिपल्शन है तो घटाकर F2 निकलेगा। लेकिन F नेट निकालने के लिए F1 और F2 को जोड़ेंगे। तो बच्चों यह सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज है। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत फेमस है, बहुत आसान भी होते हैं, थोड़ा सा लंबा होता है, एक करके निकालना होता है। हम लोग इसको न्यूमेरिकल्स को आगे देखेंगे, बनाएंगे और इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग छोड़ते हैं। हेलो बच्चों, अब हम लोग यूनिट 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज को जानने से पहले हम लोग कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स को थोड़ा सा रिवाइज कर लें। पहले टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो पहला टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज था, उसमें हम लोग कंडक्टर्स और नॉन कंडक्टर्स पढ़े हैं, याद भी होगा। कंडक्टर्स के लिए हम लोगों ने कहा था कि दो सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। एक बार फिर समझ लो कि दो सब्सटेंसेज विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड कंडक्टर्स। और नॉन कंडक्टर्स के लिए हम लोगों ने कहा कि दो सब्सटेंसेज विच प्रोड्यूसेज हाई रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स।
तो हम लोग यहाँ कंडक्टर्स के बारे में आगे बढ़ाएंगे। कंडक्टर्स के दो फीचर्स थे। फर्स्ट यह था कि कंडक्टर्स हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फ्री टू मूव इनसाइड द कंडक्टर या इनसाइड द मटेरियल। यानी कंडक्टर्स में बहुत 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 सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो पदार्थ या मैटर के अंदर जहाँ तहाँ घूमते हैं। दूसरा जो बेसिक प्रॉपर्टी था यह कि इफ सम चार्ज इज पुट ऑन ए कंडक्टर इट स्प्रेड आउट ओवर इट्स इंटायर सरफेस। अगर किसी कंडक्टर से, मान लो कोई कंडक्टर है, इस पर कहीं चार्ज दिए तो यह चार्ज यहाँ रुकेगा नहीं, इसके पूरे सरफेस पर फैल जाएगा एंड दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो हम लोग यह कहेंगे कि व्हेन सम चार्ज इज पुट ऑन ए कंडक्टर द चार्ज स्प्रेड्स आउट या स्प्रेड्स ओवर इट्स द टोटल सरफेस ऑफ द कंडक्टर and this process is called distribution of charge. And if distribution of charge is continuous or uniformly, the process is called continuous charge distribution. तो continuous charge distribution में क्या होगा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली होगा, सब जगह समान होगा और यह सिर्फ कंडक्टर पर ही होगा। तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर हो सकता है सिर्फ कंडक्टर के लेंथ पर लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके सरफेस पर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, या इसके इंटायर वॉल्यूम पर जिसको वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कहते हैं। चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन से डेंसिटी ऑफ चार्ज का कॉन्सेप्ट उत्पन्न होता है। डेंसिटी ऑफ चार्ज, मान लिया जाए कि यह कोई कंडक्टर है, इसमें सिर्फ लेंथ है L, इस पर चार्ज हम लोगों ने दिया प्लस Q, यह चार्ज इसके पूरे सरफेस पर फैल गया अलोंग द लेंथ। तो अब अगर हम लोग यह कहें कि इसके यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है तो Q/L होगा, एंड दैट इज द लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डेंसिटी। उसी तरह से अगर यह कोई सरफेस है, सरफेस एरिया इसका A है और इस पर हम लोगों ने Q चार्ज दिया, तो यह चार्ज इसके इंटायर सरफेस पर फैल गया, तो इसके यूनिट सरफेस पर कितना चार्ज हुआ या यूनिट एरिया पर कितना चार्ज हुआ, तो हम लोगों ने कहा कि यह Q/A हुआ, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। उसी तरह से मान लिया जाए कि यह कोई स्फीयर है, इसका वॉल्यूम V है, इस पर हम लोगों ने Q चार्ज दिया और यह चार्ज इसके पूरे वॉल्यूम पर फैल गया, तो अगर इसके यूनिट वॉल्यूम पर अमाउंट ऑफ चार्ज कैलकुलेट करें तो वह होगा Q/V और यह होगा वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज का सिंबल होता है लैम्डा, सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का सिंबल होता है सिग्मा और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का सिंबल होता है रो। बहुत इजी है, यह कहेंगे कि चार्ज ऑन यूनिट लेंथ ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज, इज कॉल्ड लीनियर डेंसिटी ऑफ चार्ज। चार्ज ऑन यूनिट सरफेस एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज, and charge on unit volume of a conductor is called volume density of charge। linear density of charge का सिंबल लैम्डा होगा, फॉर्मूला होगा Q/L। सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज का सिंबल होगा सिग्मा, इसका फॉर्मूला होगा Q/A और वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ चार्ज का सिंबल होगा रो और इसका फॉर्मूला होगा Q/V। तो इसको हम लोग इन शॉर्ट लिखने का प्रयास करें। हम लोग यह कहेंगे कि ए रीजन ऑफ क्लोजली spaced charge is called
continuous distribution of charge, continuous distribution of charge या continuous charge distribution, continuous charge distribution. This distribution of charge may be along length or area or volume of a conductor. Which gives the concept of charge density. अब यह चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार का, फर्स्ट लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल लैम्डा, फॉर्मूला Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और SI यूनिट्स मीटर पर सेकेंड, कूलम्ब पर मीटर, चार्ज के लिए कूलम्ब, लेंथ के लिए मीटर। सेकेंड में सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल सिग्मा, फॉर्मूला चार्ज अपॉन एरिया, और SI यूनिट्स कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और थर्ड में वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसका सिंबल रो, फॉर्मूला Q/V, और SI यूनिट्स कूलम्ब पर मीटर क्यूब। तो यह छोटा सा टॉपिक है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो अगला टॉपिक हम लोगों का है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज, उसके लिए बेस या इस तरह से इंट्रोडक्शन है। इसको समझना आसान है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, अगर कंटिन्यूअस या यूनिफॉर्म हो तो यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और उस डिस्ट्रीब्यूशन के कारण चार्ज डेंसिटी का कॉन्सेप्ट मिलेगा। जो चार्ज डेंसिटी तीन प्रकार का होगा। इफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग लेंथ ओनली देन लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा। अगर सरफेस एरिया पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। इंटायर वॉल्यूम पर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगा। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल लैम्डा, फॉर्मूला Q/L, SI यूनिट कूलम्ब पर मीटर। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, Q/A इसका फॉर्मूला कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो, Q/V इसका फॉर्मूला और कूलम्ब पर मीटर क्यूब। आशा है यह वीडियो तुम्हारे समझ में आएगा। अब हम लोग अगले वीडियो में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक चार्ज शुरू करेंगे।